वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स की एक विशेष ब्रांच का एक ओवरव्यू लेंगे। हम लोग फिजिक्स की बहुत सारे ब्रांचों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, और कुछ नई ब्रांचों में जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स हैं, और अभी जो रिसेंटली जो रिसर्च हो रहे हैं वो लगभग स्पेस और कॉस्मोलॉजी पे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, जिससे एस्ट्रोफिजिक्स एक नई ब्रांच कही गई है। इन्हीं ब्रांचों की एक श्रृंखला में आज हम ग्रेजुएशन लेवल पर जो एक ब्रांच पढ़ाई जाती है हमें, वो होती है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। हालांकि इस न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स को थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसमें इतनी सारी इक्वेशंस हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत से डेरिवेशंस हैं। लेकिन हम आज केवल एक सैद्धांतिक तौर पर बस एक ओवरव्यू लेंगे, बस एक बार जानेंगे उसके बारे में कि वह क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जो है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो एक सिंपल सा इसका जवाब होता है कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता हमें जो पहले से जो प्राप्त है उसमें जो कमी होती है उस पर निर्भर करती है। मान लिया जाए कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो थ्योरी है वह बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे कॉम्पटन इफेक्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, रमन प्रभाव को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो उन फिनोमेना को, उन प्रकृति के उन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया था। लेकिन आते हुए समानांतर क्रम में क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि क्वांटम मैकेनिक्स नहीं सोल्व कर पा रही थी। और सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन था वो ये था कि हम जहाँ रह रहे हैं उसे हम धरती कहते हैं, हमारा घर कहते हैं, जो कि एक ब्रह्मांड के किसी एक कोने में या किसी एक जगह पर हम स्थित हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कहाँ हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे छोटी चीज़ क्या है। इस श्रृंखला में हमने सोचा कि क्यों ना हम पूरे ब्रह्मांड को देख करके उसकी लिमिटेशंस, उसकी क्षमताओं का अंदाज़ा लगाएं। इसकी एक श्रृंखला में, एक कालखंड में गैलीलियो ने सबसे पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल किया था इस ब्रह्मांड को देखने के लिए। उन्होंने बृहस्पति ग्रह को देखा, शनि ग्रह को देखा, मंगल ग्रह को देखा, बृहस्पति ग्रह को देखा, बुध ग्रह को देखा, और वो मानते थे कि इतना ही हमारा ब्रह्मांड है। लेकिन इसी क्रम में आगे इन्वेंशन होते गए और हमें दूरबीन में भी अलग अलग क्वालिटी की चीज़ें हमें मिलने लगी और हमारी क्षमताएं बढ़ने लगी, और हम देखते गए कि इन ग्रहों के पार भी बहुत कुछ है। हमें उनसे पता लगा कि हमारे तारे जैसे बहुत सारे तारे इस ब्रह्मांड में स्थित हैं। जब इन्वेंशन और बढ़ गया तो हमें पता लगा कि हम जहाँ रहते हैं वो एक आकाशगंगा है, और ऐसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं यहाँ मौजूद हैं। फिर हमने तकनीकी को और इम्प्रूवमेंट किया। हमने कैपलर बनाया, हमने हबल बनाया, हमने जेम्स बनाया। ये सब टेलीस्कोप जितने भी थे वो देखते रहे ब्रह्मांड की असीम उस ताकत को, असीम उस अंत को देखने का प्रयास करते रहे। लेकिन वर्तमान में शायद हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हम अभी तक उसकी अंतता का पता नहीं लगा सके कि वो कहाँ तक जाता है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि हम अगर किसी भी तरीके से इसकी विशालता का पता नहीं लगा सकते, तो क्यों ना हम उसके उस छोटे से छोटे कण का या उस छोटे से छोटे मूल का पता लगा लिया जाए, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। तो हमने शुरुआत करी कि हम अब बड़े से बड़ी चीज को ना देख करके हम उस छोटे से छोटे कंपोनेंट को निकालते हैं, जिसके एरे या जिसके कॉम्बिनेशन सब कुछ बना हो। हमने सबसे पहले रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज उनसे पहले जे जे थॉमसन ने कर दी थी।
फिर हम ये मानने लगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही सबसे छोटे हैं। लेकिन बाद में जब नई इन्वेंशन हुई उसमें पता लगा कि प्रोटॉन को भी तोड़ा जा सकता है, और प्रोटॉन को जब तोड़ा गया उससे हमें पता लगा कि वो किसी क्वार्क से बने हुए हैं। हमें ऐसा लगने लगा कि क्वार्क जो है वो सबसे छोटे होते हैं, लेकिन अभी भी उसको हम फिक्स नहीं कर पाए हैं। हो सकता है क्वार्क भी किसी से बने हुए हों। इन सब एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करने के लिए हमने लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर एक लेबोरेटरी बनाई जिसे हम सारन कहते हैं। और भी बहुत से लेबोरेटरी हम समानांतर बनाते रहे, हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। हमें पता लगा कि जिस नाभिक को हम सबसे छोटा मान रहे थे कि इससे छोटा कोई नहीं हो सकता, उसमें भी 300 से ज्यादा पार्टिकल मौजूद मिले, और प्रत्येक पार्टिकल की अलग अलग कंपोजिशन मिली। यानी कि उस एक न्यूक्लियस में भी एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जिसकी क्षमताओं का अंदाजा लगाना हमारे लिए अभी तक तो नामुमकिन सा लगता है। हालांकि हमने बहुत तरक्की की है, हमने बहुत से पार्टिकल्स की खोज की है, हमने उनको एक टेबलेशन भी हमने उनका किया है, हमने उनकी टेबल्स भी बनाई हैं, उनको अलग अलग क्लासीफाई भी किया है, उनके नामकरण भी किया है। लेकिन अभी तक भी हम उस छोटी से छोटी चीज तक नहीं पहुंच पाए जिससे वो सब कुछ बना। फिर एक लास्ट में जो एक कंक्लूजन आता है, एक परिणाम निकलता, वो ये निकलता है कि हमने एक मॉडल तैयार किया जिसे स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। वो मॉडल ये दर्शाता है कि इस मॉडल में जो जो पार्टिकल्स हैं वो एक फंडामेंटल पार्टिकल हैं, उन्हीं पार्टिकलों के संयोग से नए पार्टिकल्स बनते हैं। लेकिन उन फंडामेंटल जो पार्टिकल्स का जो स्टैंडर्ड मॉडल है, उस मॉडल में जो चीज थ्योरेटिकली सैद्धांतिक तौर पे आनी चाहिए वो प्रैक्टिकली हमें नहीं मिलती थी। अभी रिसेंटली 2011 में हिग्स बोसोन नाम का एक पार्टिकल खोजा गया था जो कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान के लिए रेस्पॉन्सिबल माना गया। उस पार्टिकल के मिलने से स्टैंडर्ड मॉडल को बहुत प्राथमिकता मिली और मानने लगे कि ये मॉडल एकदम राइट है। लेकिन उस मॉडल में अभी भी एक पार्टिकल मिसिंग चल रहा है जिसे हम ग्रेविटॉन कहते हैं। उस पार्टिकल के ना मिलने से दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि या तो ग्रेविटॉन पार्टिकल है ही नहीं, और अगर नहीं है तो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल कंप्लीट हो गया है, हमने प्रकृति को जानने के लिए जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। लेकिन अगर ग्रेविटॉन पार्टिकल होता है अगर, और हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा न्यूक्लियर पार्टिकल का जो मॉडल है वो अधूरा है। इसी प्रकार इस पूरी न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स ब्रांच में हम लोग यही अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड, हम इस थ्योरी में सिद्धांत मानते हैं कि वो पार्टिकल से बना हुआ है। और क्वेश्चन ये कि वो किन किन पार्टिकल से बना है, उनकी हम सारणी बनाते हैं, बहुत कुछ हम उनका एक क्लासिफिकेशंस करते हैं। जो उन क्लासिफिकेशनों का जो एक मैथमेटिकल वर्जन है, जो एक फॉर्मूले वाला वर्जन है, जो एक रिटन फॉर्म है, वो अभी हम इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। हम बस केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। इस ब्रह्मांड को जानने के लिए हम एक थ्योरी का सहारा ले रहे हैं, जिस थ्योरी को हम न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स थ्योरी कहते हैं, जिन पे हजारों लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और लाखों अरबों डॉलर्स में उनकी लेबोरेटरियाँ तैयार हुई हैं। और ये अभी बहुत ही नई ब्रांच है जिसमें कुछ बहुत ही नामी व्यक्तियों के नाम रहे हैं, जिससे मुझे रिचर्ड फेनमैन का नाम हमेशा याद रहता है। मैंने सुना है कि बहुत ही शानदार एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इस ब्रांच को एक नई दिशा दी थी। हम आगे के लेक्चर्स में एक बोर्ड का सहारा लेंगे जिसमें हम इस ब्रांच में जो क्लासिफिकेशंस होता है या हम इस ब्रांच में क्या क्या पढ़ते हैं, उन सब के बारे में हम आगे आने पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको इस सब्जेक्ट से लेकर के कोई भी अगर क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं समय आने पर उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।